Assalamu alaikum, my dear students. I hope you're fine and doing well. So today we are going to start our lecture number 6 on chapter number 3, that is atomic structure. In this lecture we will discuss about Heisenberg uncertainty principle, energy levels, sub-energy levels, what are orbitals, and then shape of orbitals. So first of all, we will discuss about Heisenberg uncertainty principle. Heisenberg uncertainty principle basically जो दिया था वो दिया था Heisenberg साहब ने, and what he suggested वो हम देख लेंगे, डिस्कस करेंगे इन डिटेल, बिकॉज इनका जो प्रिंसिपल था बेसिकली वो डिपेंड कर रहा था नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे, क्योंकि हमें पता है कि हमारा इलेक्ट्रॉन जो है वो ड्यूअल नेचर रखेगा, वेव की तरह भी बिहेव करता है और पार्टिकल की तरह भी बिहेव करता है। तो इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए ये प्रिंसिपल दिया गया। Heisenberg's given principle called as Heisenberg's uncertainty principle stated as follows. उन्होंने क्या स्टेट किया, क्योंकि ये हेजनबर्ग साहब ने दिया था इसलिए इनके नाम पर इसे हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कहा जाता है, और उनकी स्टेटमेंट क्या थी वो हम देख लेते हैं। It is impossible to measure simultaneously the exact position and velocity or momentum of an atomic particle like electron. उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि ये आपके लिए एक इम्पॉसिबल सी बात है कि आप साइमल्टेनियसली यानी एक ही वक्त में एग्जैक्ट पोजीशन, वेलोसिटी या मोमेंटम किसी भी एटॉमिक पार्टिकल का लाइक इलेक्ट्रॉन मेजर कर सकें। यानी अगर आप मेरे साथ इस ग्राफ्स पर गौर करें, डायग्राम्स पर गौर करें, तो आपको क्या नजर आ रहा है कि जब पोजीशन बहुत कम है मोमेंटम ज़्यादा होता है, लेकिन जैसे ही पोजीशन ज़्यादा होने लगती है मोमेंटम कम हो जाता है, फिर मोमेंटम ज़्यादा होने लगता है तो पोजीशन बहुत ही ज़्यादा कम हो जाती है। यानी इसको अगर आप समझना चाहें तो बेसिकली जो उन्होंने कॉन्सेप्ट देना चाहा वो आपको ये कॉन्सेप्ट देना चाहा कि जब आप एक क्वांटिटी को मेजर करना चाहते हैं तो आपके पास एक क्वांटिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है, वो आप मेजरेबल होती है आपके लिए, आप मेजर कर सकते हैं, बट उसी के साथ दूसरी क्वांटिटी बहुत कम हो जाती है, वो आपके लिए मेजर करना फिर इजी नहीं रहती। तो यानी आप एक टाइम पर एक ही क्वांटिटी को मेजर कर सकते हैं, या तो आप मोमेंटम कैलकुलेट कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं अपने इलेक्ट्रॉन की, या उसकी पोजीशन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इनके प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग आपके लिए ये एक इम्पॉसिबल सी बात है कि आप मोमेंटम और पोजीशन दोनों को इलेक्ट्रॉन की एक साथ फाइंड आउट कर सकें, और यही इनका स्टेटमेंट जो है वो कहलाता है इनका प्रिंसिपल, हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। मीन इफ यू आर ट्राइंग टू फाइंड आउट वन थिंग इन सर्टेनिटी, अदर थिंग विल बी डेफिनेटली अनसर्टन। यानी आपकी एक जो है मोमेंटम अगर सर्टन होगा तो पोजीशन अनसर्टन हो जाएगी, आप उसको मेजर नहीं कर सकते। Then explanation for this statement. This principle may be written as the product of uncertainty in position uncertainty of momentum is approximately equal to h upon 2 pi. That is, अब इनका जो प्रिंसिपल है उसको हम लिखते कैसे हैं, तो ये बेसिकली आपके पास प्रोडक्ट होता है अनसर्टिनिटी इन पोजीशन यानी डेल्टा एक्स इनटू अनसर्टिनिटी ऑफ मोमेंटम दैट इज डेल्टा पी, और जो अप्रोक्सीमेटली इक्वल होगा किसके, एच अपॉन 2 पाई के। यानी ये एक्सप्रेशन आपके पास रिप्रेजेंट करता है हेजनबर्ग अनसर्टिनिटी प्रिंसिपल को, वेयर एच इज द प्लांक्स कांस्टेंट, और यहाँ पर h किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, आपको प्लांक्स कांस्टेंट को। द रिलेशन गिव अबव इज कॉल्ड अनसर्टेनिटी रिलेशन, और ये जो रिलेशन आपको दिखाया गया हम इसे अनसर्टेनिटी रिलेशन कहते हैं। फ्रॉम दिस रिलेशन इट इज एविडेंट दैट इफ डेल्टा x इज स्मॉल, दैट इज इफ द पोजीशन ऑफ पार्टिकल इज मेजर्ड एक्यूरेटली और विद एक्यूरेसी, डेल्टा p विल बी लार्ज, that is the momentum will be measured less accurately or with less accuracy and vice versa। अच्छा, अब इसका मतलब ये है कि इससे हमें ये बात, इस रिलेशन से भी हमें ये बात कंफर्म होती जा रही है कि अगर डेल्टा एक्स बहुत स्मॉल है, सही है, और हम उसकी पोजीशन को यानी डेल्टा एक्स को मेजर कर लेते हैं एक्यूरेटली या विद एक्यूरेसी, तो डेल्टा पी जो है वो बहुत लार्ज हो जाएगा। यानी जब हम उसका फिर मोमेंटम मेजर करेंगे तो वो लेस एक्यूरेटली या लेस एक्यूरेसी से होगा। इसी तरह से वाइस वर्सा, अगर आप जो है पोजीशन को अगर कैलकुलेट करें और पोजीशन जो है आपके पास बहुत स्मॉल हो और आप उसको जो आपके पास इन पोजीशन में बहुत ज़्यादा लार्ज क्वांटिटी हो और आप
उससे और उसके बरक्स जो है आपके पास मोमेंटम बहुत स्मॉल क्वांटिटी हो, तो अगर आप उस स्मॉल क्वांटिटी को एक्यूरेटली मेजर कर लेते हैं तो आपके पास पोजीशन एक्यूरेटली नहीं आएगी। तो वाइस वर्सा कंडीशन है, साइमल्टेनियसली आप दोनों को एग्जैक्टली एक्यूरेटली फाइंड आउट नहीं कर सकते। Thus, if one quantity is measured accurately, the other quantity is measured less accurately. This is, in other words, means that uncertainty of the determination of one quantity introduces the uncertainty for the determination of the अदर क्वांटिटी। इसका मतलब यही है कि अगर आप एक क्वांटिटी को मेजर कर लेते हैं एक्यूरेटली तो वो तो आपके पास आ जाएगी एक्यूरेटली, सर्टिनिटी आ जाएगी उसकी डिटर्मिनेशन में, लेकिन जो आपकी उसके बराबर दूसरी क्वांटिटी होगी वो क्या हो जाएगी, वो लेस एक्यूरेटली मेजर्ड होगी और उसके अंदर अनसर्टिनिटी इंट्रोड्यूस हो जाएगी। देन ये तो हमने बात की कि हमारे पास हेजनबर्ग अनसर्टिनिटी प्रिंसिपल बेसिकली हमें बताता क्या है। तो यानी हमने जो भी डिस्कस किया है उसकी हमारे पास क्या कंक्लूजन निकलती है, अब हम उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। कंक्लूजन ड्रॉन फ्रॉम द हेजनबर्ग अनसर्टिनिटी प्रिंसिपल। Following points are inferred from the Heisenberg's principle. An electron cannot be at rest. जो फर्स्ट कंक्लूजन हमने देखी वो हमने क्या देखा कि हमारा जो इलेक्ट्रॉन है कभी भी वो रेस्ट में नहीं हो सकता, यानी इट विल बी कंटिन्यूस इन मूवमेंट, वो हमेशा मूव करेगा, कभी भी ऐसा नहीं होता कि इलेक्ट्रॉन जो है वो आपके एटम के अंदर रेस्ट पोजीशन में आ जाए। देन द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन नॉट बी जीरो, और आपको पता है कि अगर कोई बॉडी मूव कर रही हो तो कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि उसकी एनर्जी क्या हो जाए, आपके पास जीरो हो जाए। पर्टिकुलर पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन नॉट बी डिटरमाइंड, और फिर हमारे वही पॉइंट, यानी आप किसी भी इलेक्ट्रॉन की एक पर्टिकुलर पोजीशन फाइंड आउट नहीं कर सकते, जबकि आपको पता है बहुत मॉडल ने आपसे क्या कहा था कि आपके इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करते हैं, हम उसमें फाइंड आउट कर सकते हैं। Thus, Bohr's orbit loses their meaning as circular path. Heisenberg principle explain the basic incompleteness of Bohr's atomic model. तो बेसिकली जो हेजनबर्ग अनसर्टिनिटी प्रिंसिपल था उसने क्या किया, उसने जो आपके बोहर्स का एटॉमिक मॉडल था उसकी बेसिक इनकम्प्लीटनेस को आपके सामने जाहिर कर दिया। किस तरह से कि हमारे जो ऑर्बिट्स हैं जस्ट वो सर्कुलर पास नहीं होते, मतलब आप वहाँ पे एग्जैक्ट पोजीशन इस तरह से फाइंड आउट नहीं कर सकते मेजर करके कि वो सर्कुलर पास है। अब किस तरह से हम उसे देख लेंगे, क्योंकि बेसिकली ये होते आपके पास क्या, ये 3D होते हैं, मतलब कंटिन्यूसली मोशन जो हो रहे थे वो कोई ऐसा पर्टिकुलर सर्कुलर पाथ नहीं होता, बल्कि इन मोशन में 3D मोशन वो कर रहे होते हैं, 3 डायमेंशन में होता है आपके पास एक्स वाई एंड जी। हम उसको फर्दर डिस्कस कर लेंगे, लेकिन टिल नाउ आप ये कंक्लूड कर सकते हैं ये 4 पॉइंट्स के इलेक्ट्रॉन जो है कभी भी रेस्ट में नहीं हो सकता और आपके इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कभी भी जीरो नहीं हो सकती, पर्टिकुलर पोजीशन आप इलेक्ट्रॉन की फाइंड आउट नहीं कर सकते, और जो बोहर्स ने कहा था कि सर्कुलर पाथ्स होते हैं वो यहाँ पर हेजनबर्ग अनसर्टिनिटी प्रिंसिपल उसको एक्सप्लेन करता है, ये कि उनकी ये मॉडल की वीकनेस थी या ये उनकी इनकम्प्लीटनेस थी। So student, this is the one reference video link for your easiness. अगर आप इसको देखना चाहें फर्दर अपनी आसानी के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए, तो आप इसको जरूर देखिएगा। एंड नाउ वी विल मूव टू एनर्जी लेवल्स। अब हम यहाँ पे जब एनर्जी लेवल्स को डिस्कस करेंगे आगे फर्दर अपने टॉपिक्स में जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि बेसिकली ऑर्बिट्स होते किस तरह से, और वो जो बोहर्स के सर्कुलर पाथ्स का पॉइंट इनकम्प्लीट कहा गया था वो क्यों कहा गया था, बेसिकली ऑर्बिट्स की शेप क्या होती है, वो किस तरह के पाथ्स होते हैं। सो all possible paths on which electron revolves around the nucleus are called orbits, shells और energy levels. हम ये चीज पहले के लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं कि सेंटर में आपके एटम के क्या पाया जाता है, न्यूक्लियस पाया जाता है, उसके अराउंड शेल्स होते हैं जिसे हम ऑर्बिट्स या एनर्जी लेवल्स भी कहते हैं, और इनके अंदर क्या होता है, आपके इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे होते हैं, कंटिन्यूसली घूम रहे होते हैं। These energy levels are designated as 1, 2, 3, 4 etc. और K, L, M, N etc. सही है, तो हम इसको क्या नाम, या तो 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से करके एनर्जी लेवल्स कह सकते हैं, या इनको हम कहते हैं K, L, M, N. So basically this is the first energy level, this is the second energy level, this is the third energy level and this is the fourth energy level. यहाँ पे KLMN में इसकी रिप्रेजेंटेशन है, और यहाँ पे जो 2, 8, 18 और 32 है ये इनके ऑक्यूपेंसी के मतलब इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं।
सो बेसिकली एनर्जी लेवल्स वो शेल्स या वो ऑर्बिट्स की बात होती है जहाँ पे ये वो बात होती है जहाँ इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे होते हैं। नाउ सब एनर्जी लेवल्स, तो आपके माइंड में आना चाहिए व्हाट सब से मतलब क्या है कि एनर्जी लेवल्स की भी फर्दर डिवीजन या उसकी सब एटॉमिक, जैसे हमने सब एटॉमिक पार्टिकल्स पढ़ते हैं इसी तरह से यानी उसके और छोटे पार्ट्स। सो द स्पेक्ट्रल लाइंस व्हिच कॉरेस्पॉन्ड टू द transition of an electron from one energy level to another consist of separate closed lines as doublet, triplet and so on. हमने ये बात डिस्कस की थी कि जब भी हमारा इलेक्ट्रॉन जंप करता है हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट पे, तो वहाँ पे हमें कुछ लाइंस नजर आती है, इमिशंस नजर आती हैं। अच्छा, अब उसके नतीजे में क्या देखा गया कि वहाँ पे सिंगल लाइंस नजर नहीं आई बल्कि वहाँ डबलेट और ट्रिपलेट्स भी देखे गए। मीन यहाँ पर हमें क्या पता चल रहा था कि यहाँ पे कुछ ना कुछ एनर्जी डिफरेंस है, तभी वहाँ पे हमें डबलेट और ट्रिपलेट्स भी नजर आ रही है, यानी डिफरेंट स्टेट्स नजर आ रही हैं। It indicates that some of the electron of the given energy level have different energies on the electron belonging to the same energy level may differ in their energy. यानी इससे हमें ये बात जाहिर हो रही थी कि ऑल्दो इलेक्ट्रॉन उस सेम एनर्जी लेवल में है लेकिन हर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी सेम नहीं है। बेशक वो सेम एनर्जी लेवल में रह रहे हैं लेकिन उन इलेक्ट्रॉन की एनर्जी में कहीं ना कहीं डिफरेंस है। So the energy levels accordingly divided into sub-energy levels which are denoted by letter S, P, D, F. S mean sharp, P for principal, D for diffuse and F for fundamental. यानी उन एनर्जी लेवल्स के अकॉर्डिंगली उसको डिवाइड किया गया सब एनर्जी लेवल्स में और उनको हमने S, P, D, F का नाम दिया। The number of sub-levels in a given energy level or shell is equal to its value of n. That is, in third shell where n is equal to 3, the sub-levels S, P, D are possible. So, अब आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको क्या समझना चाहिए कि जो आपके एनर्जी लेवल्स हैं उनके अंदर भी फर्दर सब एनर्जी लेवल्स पाए जाते हैं और आपके इलेक्ट्रॉन्स एक एनर्जी लेवल में रहते हुए इसीलिए डिफरेंट एनर्जी रखते हैं या डिफरेंट आपको स्पेक्ट्रल लाइन पैटर्न दे रहे होते हैं जैसे डबलेट ट्रिपलेट, क्योंकि उनके अंदर फर्दर सब एनर्जी लेवल्स होते हैं और जब वो वहाँ रिजाइड करते हैं तो उनकी एनर्जी डिफरेंट होती है। अच्छा, और अब ये सब एनर्जी लेवल्स जो हैं उनको उन्होंने चार तरह के नाम दिए S, P, D, F और ये जो है बेसिकली कितने किस एनर्जी लेवल में पाए जाएंगे ये उसके नंबर पे डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल n = 1 आपका फर्स्ट एनर्जी लेवल है, उसके अंदर कितने पाए जाएंगे सब एनर्जी लेवल्स 1 बिकॉज n = 1। सेकेंड एनर्जी लेवल में n = 2 होता है तो उसके अंदर कितने एनर्जी लेवल्स पाए जाएंगे 2s एंड 2p, दो एनर्जी लेवल्स आ गए s और p। अब थर्ड एनर्जी लेवल में कितने सब एनर्जी लेवल्स होने चाहिए 3s 3p 3d, इसी तरह से सो ऑन, जैसे जैसे एनर्जी लेवल्स बढ़ेंगे इसी तरह से उनमें सब एनर्जी लेवल्स भी बढ़ते जाएंगे। और अगर आप मेरे साथ इस डायग्राम पर गौर करें तो देखें, अगर हम देखें तो हमारा फर्स्ट ऑर्बिट ये है जिसमें कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं 2, तो इसमें तो सिंगल ही है s है, लेकिन दूसरे हमारे ऑर्बिट में कितने आते हैं 8, तो यहाँ पर देखें S और P को मिला के यानी S में 2 इलेक्ट्रॉन P में 6 इलेक्ट्रॉन, तो ये दोनों जो लेवल्स हैं ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं आपके सेकेंड एनर्जी लेवल को। मीन आपका एनर्जी लेवल सब एनर्जी लेवल्स में डिवाइडेड है S और P में। इसी तरह से थर्ड में कितने आते हैं 18, तो और थर्ड में कितने सब एनर्जी लेवल्स होंगे S, P, D, तो यहाँ पर देखिए इनको मिला के कितने इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं 2 6 8 8 प्लस 10 18, तो इन तीनों सब एनर्जी लेवल्स को मिला के आपका एक एनर्जी लेवल बन रहा है थर्ड, यानी उसके अंदर फर्दर आपके सब एनर्जी लेवल S, P, D भी प्रेजेंट है। तो एनर्जी लेवल्स के अंदर भी फर्दर सब एनर्जी लेवल्स पाए जाते हैं जिसमें आपके इलेक्ट्रॉन्स रिजाइड कर होते हैं और जब वो उसमें इमिशन या एक्साइटेशन हो रही होती है तो वो इसमें जब जंप कर रहे होते हैं, इसी वजह से एक एनर्जी लेवल में रहते हुए भी उनकी एनर्जीज में डिफरेंस हमें नजर आता है। सो दिस इज ऑल अबाउट सब एनर्जी लेवल। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट ऑर्बिट्स। व्हाट आर ऑर्बिट्स? The fixed circular path of an electron around the nucleus is called as orbit। तो अकॉर्डिंग टू बोहर भी यही था कि अगर आप फिक्स सर्कुलर पाथ की बात करें जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा हो तो उसे हम क्या कह देते हैं ऑर्बिट। बट ऑर्बिटल्स क्या कहलाते हैं हमारे पास? The three-dimensional region around the nucleus of an atom where there is maximum probability of finding an electron having a certain amount of energy is called orbital।
मीन आपके पास 3 डायमेंशनल रीजन होते हैं। जो मैं बात आपसे कह रही थी कि जो आपके ऑर्बिटल बेसिकली होते हैं वो एक तरह से सर्कुलर पाथ इस तरह से सिर्फ आपको नजर नहीं आते। ऑर्बिटल में क्या होता है, 3 डायमेंशन होते हैं, एक्स वाई सी प्लेन्स होते हैं, एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन एंड देन जी डायरेक्शन। आप जैसे ग्राफ्स ड्रॉ करते होंगे अपने मैट्रिक में या फिजिक्स में भी जब स्टडी करेंगे इसको फर्दर, तो आपको पता है कि प्लेन्स पाए जाते हैं। एक्स इस तरह से अगर होता है, वाई उसके परपेंडिकुलर होता है एंड देन उसके परपेंडिकुलर आपके पास जी होता है। तो इस तरह से 3 डायमेंशन आपके जो है वो हम कंसिडर करते हैं। तो 3 डायमेंशनल रीजन में जब न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे होते हैं, यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी होती है आपके इलेक्ट्रॉन की उनकी पाई जाती है इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की, यूं और उनकी भी कुछ अपनी सर्टेन अमाउंट एनर्जी होती है। तो बेसिकली ऑर्बिटल 3 डायमेंशनली होते हैं अराउंड द न्यूक्लियस और वहां पे इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होती है और उनकी भी कुछ अपनी एनर्जी होती है। सही है। तो बेटा नाउ वी विल डिस्कस अबाउट शेप्स ऑफ ऑर्बिटल्स। अब ये ऑर्बिटल्स किस तरह की शेप्स के पाए जाते हैं उसको भी हम देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल शेप ऑफ एस ऑर्बिटल। तो हमने देख लिया कि हमारे पास ऑर्बिटल भी जो है वो यानी सब एनर्जी लेवल के ऑर्बिटल से एक ही बात है। तो हमारे पास कितनी तरह के होते हैं, 4 तरह के होते हैं, एस पी डी एफ। तो हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे शेप ऑफ एस ऑर्बिटल्स। अच्छा, यहाँ पे आप इस डायग्राम पे जरा गौर रखिएगा। आपको एक सर्कल नजर आ रहा है, उसके सेंटर में आपको न्यूक्लियस मार्क किया हुआ है और इसके प्लेन्स आपको नजर आ रहे हैं एक्स, डी एंड वाई। All s orbitals are spherical in shape and have the nucleus of the atom at the center. Therefore, in s orbital, the probability of finding the electron is uniformly distributed around the nucleus. आपके पास जो s orbitals होते हैं वो क्या होते हैं, वो आपके पास spherical shape के होते हैं, न्यूक्लियस उनके सेंटर में पाया जाता है। अब देखिए कोई चीज सेंटर में है तो मतलब उसमें इक्वली डिस्ट्रीब्यूट, अगर उस सेंटर के अंदर मजीद एक सेंटर में चीज रख दी जाए तो किसी भी डायरेक्शन से देखें वो आपको सेंटर में ही नजर आएगी। इसलिए वहां पर आपके इलेक्ट्रॉन की फाइंडिंग की प्रोबेबिलिटी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है। आप यहाँ से देखें, जेड से, वाई से, एक्स से, कहीं से भी देखें तो आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा अराउंड द न्यूक्लियस। यानी यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, कहीं भी हो वो सेम ही नजर आएगा क्योंकि बिकॉज ऑफ दिस स्फेरिकल शेप it has only one possible orientation in space in the magnetic field. It has no nodal plane. अच्छा, अब देखें एक बॉल है आपके पास, फॉर एग्जांपल आप उसको कहीं से भी घुमा लें, एक्स यहाँ है, अगली दफा वहां जाए, बॉल तो अपनी जगह रहेगी। आपको क्या पता कि ये एक्स वहां गया है या ये वाई पहले यहाँ था, ये मूव करके वहां आ रहा है, बॉल तो अपनी स्टेट में ही रहेगी। वो एक्स वाई वहां भी कर दें तो बॉल तो बॉल ही है। आप उसको यूं घुमाएं, कहीं से भी घुमाएं, बॉल अपनी जगह पे ही रहेगी। आप उसमें उसकी ओरिएंटेशन को डिसाइड नहीं कर सकते कि आपने इसको जो है, अगर एक स्फेरिकल था, आपने इसको एक दफा एक्स कहा, दूसरी दफा आपने घुमा दिया, अब ये तो एक्स ही है और बॉल बॉल ही है, वो आपके पास एक राउंड बॉडी ही है, गोल ही है। इसीलिए इसमें जो ओरिएंटेशन है वो स्पेस में वो सिर्फ वन ही पॉसिबल होती है। आप कहीं से भी प्लेन चेंज कर लें कोई उस पर फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि शेप का डिफरेंस ही नहीं आएगा। तो इसीलिए इसकी एक ही पॉसिबल ओरिएंटेशन होती है और इसमें नोडल प्लेन नहीं पाया जाता। The two s orbitals have larger size. Moreover, there is a place on inner spherical shell within the orbital where the probability of finding the electron is almost zero. अच्छा, अब जैसे जैसे orbitals बढ़ते हैं, it is called as nodal plane. अब जैसे जैसे ऑर्बिटल्स के नंबर बढ़ते हैं, जैसे 1s ऑर्बिटल पूरा का पूरा नजर आए, 2s ऑर्बिटल फर्दर बढ़ गया, उसका साइज बढ़ गया है, अब उसके अंदर एक स्पेस बन जाती है, इनर स्फेरिकल शेल में एक स्पेस नजर आती है जहां पर इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी फाइंडिंग की जीरो हो जाती है, यानी वहां आपको इलेक्ट्रॉन नहीं मिल सकता, आप वहां इलेक्ट्रॉन को फाइंड नहीं कर सकते। और इसी पॉइंट को हम क्या कहते हैं, नोडल प्लेन। यहाँ पे नजर आ रहा है आपको। अगर हम 3rd s ऑर्बिटल की तरफ जाएंगे तो उसका साइज मजीद बड़ा हो जाएगा और उसके अंदर ये इनर स्फेरिकल शेल में आपको एक स्पेस दो नजर आएंगी, एक जिस तरह 2s में थी ये रही और दूसरी 3s में जाते हुए ये रही। और इन पॉइंट्स पर, इन नोडल प्लेन पर क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन जीरो हो जाती है। तो जैसे जैसे ऑर्बिटल्स का साइज बढ़ता है उसमें क्या आपको नजर आना शुरू हो जाता है, नोडल प्लेन्स नजर आना शुरू हो जाते हैं और वहां पर फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन, यानी आप इलेक्ट्रॉन को जब फाइंड करना चाहते हो तो उसकी प्रोबेबिलिटी जीरो हो जाती है आपके पास। नेक्स्ट इज द शेप ऑफ p ऑर्बिटल्स। द p ऑर्बिटल्स आर डम्बेल शेप। ये आपके पास एक p ऑर्बिटल दिखाया गया, इसकी आपको शेप कैसे नजर आ रही है, डम्बेल की तरह, और इसके आपको देखें एक्सेस भी नजर आ रहे हैं, एक्स वाई एंड देन z।
They are oriented in space along the three mutually perpendicular axes x, y, z are called px, py, pz orbital. All these p orbitals are perpendicular to each other. अच्छा देखिए आप ये क्योंकि एक डम्बेल शेप है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो सकती, इसकी ओरिएंटेशन आपको तीन डिफरेंट नजर आ सकती है। एक आपको एक्स प्लेन के अराउंड नजर आ सकती है, एक आपको वाई के अराउंड नजर आ सकती है और एक आपको z के अलोंग नजर आ सकती है। यानी ये स्पेस के अंदर तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस में आपको नजर आ सकता है x y z पर, इसलिए px x पे होगा px कहलाएगा, y पे होगा py कहलाएगा, z पे होगा pz कहलाएगा। और ये तीनों के तीनों एक दूसरे के क्या होंगे, इक्वल एनर्जी रखेंगे और परपेंडिकुलर पाए जाएंगे। ये इससे देखिए 90 डिग्री पर, 90 डिग्री पर, ये 90 डिग्री पर, ये 90 डिग्री पर। तो इस बेसिकली ये जो है एक दूसरे के परपेंडिकुलर अरेंज होते हैं एक्सिस पर और इन सब की एनर्जी क्या होती है, एक दूसरे के बराबर होती है। Each p orbital consists of two lobes, one of which is labeled positive and other as negative. अच्छा, p orbital के दो lobes पाए जाते हैं, एक positively charged होता है और एक आपके पास negatively charged होता है। Each lobe is like a pear. The point where the two lobes join each other is called nodal plane. Along with the probability of finding the electron is zero. अच्छा ये देखिए आपके पास जो है p orbital के दो आपको दिखाए गए हैं लोब, एक क्या होता है पॉजिटिव चार्ज होता है, एक नेगेटिव चार्ज होता है। अगर आप एक को देखें तो ईच लोब आपको किस तरह का नजर आ रहा है, पेयर की शेप का। सही है, पेयर शेप। एक अगर सिर्फ एक को देखें तो ये पेयर शेप का है और जहां पर ये लोब्स एक दूसरे से ज्वाइन हो रहे हैं इसको हम क्या कहते हैं, नोडल प्लेन कहते हैं। और ये वो पॉइंट है जहां प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन क्या हो जाती है, आपके पास p ऑर्बिटल में जीरो हो जाती है। तो अगर आप इसको इस तरह से देखें, ये आपको पी वाई का दिखाया गया है, वाई एक्सिस पर आपका p ऑर्बिटल रखा गया है, ये इसका नेगेटिव लोब है, ये इसका पॉजिटिव लोब है, इसके बीच में नोडल प्लेन नजर आ रहा है इस तरह से। अगर आप इसको रखेंगे पी एक्स पर, एक्स एक्सिस पर है, ये बाहर की तरफ आपको नजर आ रहा है, तो देखें इसका पॉजिटिव नेगेटिव बीच में नोडल प्लेन आपको नजर आ रहा है। सही है, इसी तरह से जेड में पॉजिटिव नेगेटिव ये इस तरह से अरेंज्ड है डम्बेल शेप। और ये जो आपको ब्लू कलर का आ रहा है ये रहा इसका नोडल प्लेन, यानी प्लेन उसमें से गुजार के आपको दिखाने की कोशिश की गई है। और स्टूडेंट्स ये इसकी अंडरस्टैंडिंग के लिए आपका एक वीडियो रेफरेंस लिंक है, अगर आप शेप्स ऑफ ऑर्बिटल को फर्दर देखना चाहें, फर्दर अंडरस्टैंड करना चाहें। ऑल टुगेदर शेप ऑफ ऑर्बिटल की समरी अगर आप देखें तो आपके पास क्या बनती है कि आपके पास एस ऑर्बिटल क्या होते हैं, स्फेरिकल शेप होते हैं। सही है, और अगर आप सिंपल 1s की बात करें वहाँ नोडल प्लेन नहीं पाए जाते। और पी एक्स में देखें तो इसमें से डम्बल शेप जो है वो एक्स एक्सिस पर अरेंज्ड होती है, वाई एक्सिस पे पी वाई में अरेंज्ड होती है और जेड एक्सिस पर पी जेड में अरेंज्ड होती है। और ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलरली अरेंज्ड होते हैं। नोड क्या होती है, ये पॉइंट जहाँ दो लोग एक दूसरे से ज्वाइन कर रहे होते हैं पी ऑर्बिटल में, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन फाइंड या लोकेट करने की प्रोबेबिलिटी जीरो होती है। जितनी ज़्यादा नोड्स होंगी उतनी ही ज़्यादा उसकी एनर्जी हाई होगी। सो ये यहाँ तक जो हमने डिस्कस किया वो हमने शेप ऑफ ऑर्बिटल डिस्कस किया, जिसमें हमने शेप ऑफ एस ऑर्बिटल और शेप ऑफ पी ऑर्बिटल को इन डिटेल डिस्कस किया। So students, this is all about our lecture number 6. I hope you understand each and everything, and inshallah then we will discuss more things in our next lecture. Till that you take care. Bye bye. Allah Hafiz.